हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये UPPCS का पेपर कर रहे हैं, जो कि 2015 का ये पेपर है। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। री एग्ज़ाम हुआ था, एक पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाद दूसरा भी हुआ था, तो वही करेंगे। ये जो भी PCS का पेपर होता है या फिर IAS का जो भी होता है, तो यूपी का होता है तो फिर बिहार में भी पूछे जाते हैं, अदर स्टेट में भी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। जो आस्ट क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं, या फिर उसी स्टेट में भी रिपीट होते हैं, उसी को करेंगे। ठीक है, और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि जो SI के पेपर होते हैं, या फिर जो PSSC अभी जो ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, या फिर जो बिहार दरोगा का होगा, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम, या अन्य स्टेट में भी, यूपी में भी जो टीचर्स का एग्ज़ाम, या अन्य स्टेट में भी जो होते हैं, जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये UPPCS का 2015 का पेपर है, सामान्य अध्ययन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। अशोक को क्या बोला जाता था? तो अशोक को प्रियदर्शनी बोला जाता था। अशोक को प्रियदर्शनी। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शनी। ए का दूसरा हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को गुप्त को पर क्रमांक बोला जाता था। समुद्रगुप्त को विरुद्ध था, विरुद्ध क्या था? तो पर क्रमांक था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का तो विक्रमादित्य। ये तो पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता था, कि आप लोग को पता है कि विक्रमादित्य बोला जाता था। समुद्रगुप्त का भी, ये अशोक का भी आप लोग को पता है कि प्रियदर्शनी बोला जाता था इनको। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त को क्या? तो स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। स्कंदगुप्त का विरुद्ध था क्रमादित्य। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, और डी का तीसरा। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक को प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य बोला जाता था। ठीक है, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था कौन? तो नियार्कस आया था, अनेसिक्रिस्टस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, लेकिन डाइमेकस जो था ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, डाइमेकस जो था सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। सी आंसर हो जाएगा। सिकंदर खैबर दर्रा से होते हुए 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया। सिकंदर के साथ नियार्कस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस जैसे लेखक भारत आए। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, डाइमेकस नामक राजदूत को मौर्य वंश के शासक जो था बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी का नहीं है, किसका है? तो प्लिनी का है। द नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी द्वारा ईसा की पहली सदी 77 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो देन लाइफ ऑफ वेनसांग हुईली का है। लाइफ ऑफ वेनसांग हुईली का हिस्टोरियल तो पॉम्पेइस ट्रोगस फिलिपिकल का है। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का। लेकिन ये नेचुरल हिस्ट्री किसका है? प्लिनी का है, टॉलमी के नहीं है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य दंती दुर्ग ने करवाया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने? तो दंती दुर्ग ने कराया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं 1528 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, तो ये गलत है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी सही नहीं है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। और खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के मध्य और 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, ठीक है। कौन सा? तो ये खानवा का युद्ध। और 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी, सी आंसर हो जाएगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था और वह 1613 ईस्वी तक भारत में रहा। जहांगीर विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहकर पुकारता था, ठीक है। जहांगीर जो था हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहकर पुकारता था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का 7वां अंग था मित्र, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र जो था राज्य का 7वां अंग था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? तो अकबर के राज्य काल में किस किले का नहीं करवाया गया था? तो दिल्ली के लाल किले का, ठीक है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो वो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, अकबर ने नहीं। तो निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। लेकिन आगरा का किला ये कराया गया था, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला ये सब जो था अकबर के काल में करवाया गया था। लेकिन दिल्ली का लाल किला ये अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, ध्यान रखेंगे इसको, ए आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, सी आंसर हो जाएगा। काफी बार रिपीट होता है तो ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? तो पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के, पी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना किया गया था। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बी आंसर होगा। देखिए, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन सौमेंद्रनाथ टैगोर ने 1 अगस्त 1934 ईस्वी को किया। यह दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से अलग होकर बना। इस दल का मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया। बीरेन डेका को महासचिव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस से संबंध था दीपावली घोषणा पत्र का। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से था। बी आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आई गतिशीलता को कम करने के लिए 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने एक वक्तव्य जारी किया जिसे दीपावली घोषणा पत्र कहा गया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। ठीक है, दीपावली घोषणा, ये देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आई गतिशीलता को कम करने के लिए 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने एक वक्तव्य जारी किया जिसे दीपावली घोषणा पत्र कहा गया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। तो वही बोल रहा है, क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था तो डोमिनियन स्टेटस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने किया था। ठीक है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। 3 जून 1947 की घोषणा जो माउंटबेटन के नाम से प्रसिद्ध है के माध्यम से भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। इस योजना को स्वीकार करने के पश्चात सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई। विभाजन स्वीकार किए जाने से गांधी जी मर्माहत हुए तथा उनकी और जीने की इच्छा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सांप्रदायिक घृणा का अकेले ही मुकाबला किया। इस प्रयास की प्रशंसा में माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि माउंटबेटन जो था उसी ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन में चुना था पहली बार महिला को अध्यक्ष। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, महिला अध्यक्ष कांग्रेस में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना था। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से पता चलेगा। 1917 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया। यह कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में
लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको, कई बार रिपीट होता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने का प्रयास किया। नाना साहब एवं तात्या टोपे ने कानपुर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, तो लखनऊ से कौन थी? तो हजरत महल थी। ठीक है, हजरत महल, बेगम हजरत महल, ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। काफी बार रिपीट हो जाता है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोपाल हरि देशमुख संभवतः पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक थे। ये लोक हितवादी के नाम से भी जाने जाते थे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। फूले ने वर्ष 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। बाल गंगाधर तिलक को निस्वार्थ देश सेवा भावना के कारण लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या? तो लोकमान्य की उपाधि मिली थी। काफी बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था कामागाटा मारू। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। वर्ष 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों को कनाडा में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। लेकिन नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर गुरदीत सिंह ने 36 यात्रियों को कामागाटा मारू नामक जहाज से लेकर वैंकूवर की ओर चले, लेकिन वैंकूवर में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया गया। यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी तटीय समिति की गठित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने? तो पैथिक लॉरेंस ने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने। ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स ये थे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे ये स्टेफोर्ड क्रिप्स। और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में, सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आई थी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कई बार पूछ दिया जाता है। और इनमें कौन कौन से सदस्य थे वो भी पूछ दिया जाता है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस जो इसका नेतृत्व किए थे, जो अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। ध्यान रखेंगे इसको कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील है।
बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर 5387 फीट है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है, ये गलत हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल प्रपात जो है वही सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, टुगेला नहीं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? सुपीरियर झील, ये सही है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन है? तो टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये गलत हो गया क्योंकि विश्व की सबसे ऊंचा कौन है? एंजिल। ठीक है, एंजिल प्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन स्थित है इनमें? तो गोबी, चिहुआ, हुआन, सहारा, तो कालाहारी हो जाएगा ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कालाहारी हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कालाहारी। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका विस्तार बोत्सवाना, कालाहारी का विस्तार भी पूछ लेता है कई बार। तो कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे विस्तारित है? तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। इस मरुस्थल में बूशमैन सैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है तो सूती वस्त्र डेट्राइट में नहीं। डेट्राइट में तो मोटर उद्योग होगा ना। कागज ओंटेरियो में, ये सही है। रासायनिक टेक्सास में, ये भी सही है। मोटर कार नगोया में, ये भी सही है। लेकिन सूती वस्त्र डेट्राइट में नहीं। देखिए दिए गए विकल्पों में भी सुमेलित नहीं है। डेट्राइट नामक स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। मोटर सिटी उपनाम से प्रसिद्ध इस शहर में मोटर कार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ध्यान रखेंगे। डेट्राइट में कहाँ? डेट्राइट में क्या मिलता है? तो मोटर कार उत्पादन का उद्योग क्षेत्र है, ना कि सूती वस्त्र का। तो डेट्राइट काफ़ी बार पूछा जाता है कि डेट्राइट किसके लिए? तो मोटर सिटी उपनाम से प्रसिद्ध है और इस शहर में मोटर कार का उत्पादन होता है। यह शहर दक्षिण पूर्वी मिशिगन में स्थित है। कनाडा का ओंटारियो शहर कागज उद्योग के लिए, ओंटारियो शहर क्या है कनाडा का? तो कागज उद्योग के लिए। अमेरिका का टेक्सास नगर रासायनिक उद्योग के लिए तथा जापान का नगोया ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल जनसंख्या का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान का है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान का। भूटान के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो किर्गिस्तान का मतलब होता है। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान का होता है मतलब। ठीक है, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो 40 कबीलों का देश का मतलब होता है किर्गिस्तान।
किर्गिज एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ 40 है। यह किर्गिस्तान के 40 कबीलों या जनजातियों का समूह है। ये जनजातियों का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहद उत्पादक है? तो तांबे का बृहद उत्पादक इनमें से है चिली। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इनमें से तांबे का बृहद उत्पादक चिली है। ए आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में से चिली ने 2013 में तांबा का बृहत्तम उत्पादन किया था। ठीक है, तांबे का बृहत्तम उत्पादन किया था चिली ने 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर इसको क्रम में लगाना है। तो सबसे नीचे क्या होता है? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। उससे ऊपर क्या होता है? तो समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर क्या होता है? तो समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर फिर तापीय मंडल होगा। तो डी आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर फिर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल और उसके बाद फिर ऊपर में तापीय मंडल। तो डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प में डी सही है। पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में उपयुक्त मंडल है कौन कौन सा? तो पहले क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके बाद मतलब क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर मध्य मंडल मेसोस्फीयर और तापीय मंडल। ठीक है, तापीय मंडल चौथे स्थान पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ बनता है? तो स्वर्णिम त्रिकोण बनता है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और बरमूडा त्रिकोण किसको बोलते हैं? तो बरमूडा त्रिकोण बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर को। ठीक है, बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर को। और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसको? तो सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को बोलेंगे। ठीक है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को। और रेड बेसिन किसको? तो रेड बेसिन बोलेंगे डी का तीसरा, चीन को। ठीक है, रेड बेसिन चीन को। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर, और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा तो म्यांमार, और रेड बेसिन तो चीन। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर, और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, और रेड बेसिन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? वो पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछ रहा है कि ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ता है कि सुमेलित नहीं पूछ रहा है या सुमेलित पूछ रहा है, तो इसको ध्यान से करेंगे। तो ये इसमें सुमेलित कौन सा है ना? तो हूबर जो है टेनेसी में नहीं है। हूबर बांध टेनेसी नदी पर नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पर है। नूरेक बक्स नदी पर है। काहोरा या काबोरा बासा जाम्बेजी नदी पर है, लेकिन हूबर टेनेसी नदी पर नहीं है। बी आंसर होगा। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में बी सुमेलित नहीं है। हूबर बांध का निर्माण कोलोराडो नदी पर किया गया है। ठीक है, हूबर बांध जो है कोलोराडो नदी पर
किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना और नेवादा प्रांत की सीमा पर यह बांध स्थित है। और ग्रैंड कुली बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और नूरेक बांध का निर्माण ताजिकिस्तान में किया गया है। और काहोरा या काबोरा बांध मोजाम्बिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है दूध गंगा नदी। ठीक है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। दूध गंगा नदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा ट्रेकिंग अभियानों के लिए भी आदर्श स्थिति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो इनमें से कौन जो है ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? तो चरखारी जो है ये ध्वस्त नगर नहीं है, घोस्ट टाउन नहीं है। कुलधारा है, धनुषकोडी है, लखपत है, लेकिन चरखारी जो है ये घोस्ट टाउन नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिए जाते हैं, इसको ध्यान से करेंगे। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन झील अवस्थित है? तो अंचार झील है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इनमें सही अवरोही क्रम मत्स्य उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात, केरल, फिर तमिलनाडु। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार अवरोही क्रम क्या है मत्स्य उत्पादन का? तो आंध्र प्रदेश पहले, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद केरल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ही सबसे ज़्यादा। तो यहाँ भी देखिए क्रम क्या है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज्य है। तो टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो टोडा तो तमिलनाडु में पाया जाता है ना, टोडा तमिलनाडु में। ठीक है, टोडा तमिलनाडु में। लेप्चा कहाँ? तो लेप्चा पाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, लेप्चा सिक्किम में। और बीरहोर कहाँ? तो बीरहोर कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है ना, बीरहोर झारखंड में। और गारो मेघालय में पाया जाएगा ना, गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ? तो मेघालय में। पहाड़ियों के नाम पे ही दे दिया गया है जनजातियों का नाम, गारो खासी जयंतिया। ये जनजाति भी है और पहाड़ी भी है मेघालय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गारो कहाँ? मेघालय में। देखिए बी आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, ध्यान में आ जाएगा। टोडा कहाँ? तो तमिलनाडु में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बीरहोर कहाँ? तो झारखंड में। और गारो तो मेघालय में, पहाड़ियों के नाम पे ही है गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इनमें सुमेलित कौन नहीं है। तो ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं अवस्थित है। और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये गर्म जल स्रोत है, गर्म जल स्रोत और अवस्थिति। तो गर्म जल स्रोत मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अनहोनी मध्य प्रदेश में। और तप्त पानी उड़ीसा में। तप्त पानी उड़ीसा में है, लेकिन अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी उड़ीसा में। और ज्वालामुखी गर्म जलधारा ये जम्मू कश्मीर में नहीं। बी सही नहीं है। ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अवस्थित है।
इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करने के लिए है सूची 1 को सूची 2 से। तो अष्टमुदी कहाँ है? तो अष्टमुदी कहाँ है? आपको पता है कि केरल में है। अष्टमुदी केरल में है ना, अष्टमुडी केरल में है। और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है ना। तो पुलिकट आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु है, तो पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। और रूपकुंड कहाँ है? तो रूपकुंड उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड कहाँ है? तो सूरजकुंड हरियाणा में है। सूरजकुंड हरियाणा में, ध्यान रखेंगे। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टमुदी केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु, और रूपकुंड कहाँ? तो उत्तराखंड में। और सूरजकुंड कहाँ? तो हरियाणा में। सूरजकुंड याद रखेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, सूरजकुंड हरियाणा में। और ये सब काफ़ी बार रिपीट होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। जो झील झरने ये सब होते हैं उससे काफ़ी मैच करने के लिए, और ऐसे भी सिंगल में पूछ दिया जाता है। तो अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और रूपकुंड उत्तराखंड में। और सूरजकुंड हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण रेगूर मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसी को काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मिट्टी का निर्माण, डी आंसर हो जाएगा। रेगुर काली, इसी को बोलते हैं, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी। रेगुर काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों बैसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। यह मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया है एडन नहर को। ठीक है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को निकाला गया है दामोदर नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से पश्चिमी घाट को, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मानस और चेरापूंजी। तो इसमें जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को, इसको ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है, बी आंसर हो जाएगा। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया। विश्व के इन विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध हैं: इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, और सुंडालैंड। ठीक है, निकोबार द्वीप, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप, ये 4 हैं भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट। ठीक है, तो इनमें पश्चिमी घाट हो जाएगा जैव विविधता हॉट स्पॉट। कौन कौन से हैं? तो इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, और सुंडालैंड, निकोबार द्वीप, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। तो इनमें कौन सी जो है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो देखना है। तो
जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, उसकी आयु सहायक होते हैं। ठीक है, जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, उसकी आयु सहायक होते हैं। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। विकल्प डी सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना गया है। ठीक है, पोषण स्तरों की कम संख्या। जैव विविधता बढ़ोतरी के उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें पोषण स्तरों की कम संख्या, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इनमें से कौन जो है पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं पूछ है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं। पारिस्थितिक तंत्र एक बंद तंत्र है, नहीं। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, तो सही है। पारिस्थितिक तंत्र जैविक और अजैविक घटकों के युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र है, नहीं। सी आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश एवं बहिर्गमन होता है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र से युक्त होता है तथा इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है। अतः उपयुक्त विकल्प सी सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो इनमें से औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम किसकी है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो इनमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होगी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये एजेंडा 21 से जुड़ा हुआ है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये भी सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में। और कार्बन व्यापार, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है कार्बन व्यापार। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। तो डी आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, डी वाला। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प डी सुमेलित नहीं है। कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 12-13 फरवरी 1979 ईस्वी के दौरान जेनेवा में आयोजित किया गया था। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में और ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन के द्वारा एक एजेंडा 21 जारी किया गया था और सतत विकास से संबंधित था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 23-27 जून 1997 के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। ठीक है, इन सबको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वो कार्बन व्यापार किससे जुड़ा हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से, ना कि मॉन्ट्रियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे
कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो मन्नार की खाड़ी जो है ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र 21 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है। यहाँ ड्यूगोंग नामक संवेदनशील वल्नरेबल समुद्री स्तनधारी जीव भी पाया जाता है। गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित क्षेत्र है। यहाँ ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए प्रवास करते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी थोड़ा डिटेल्स ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उपयोग कर सकें। ये सब दोस्तों जो भी अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यूपी पीसीएस का या फिर बिहार का भी पीसीएस का, अभी लगभग 16-17 साल का करवा चुका हूँ, जो कि अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसको भी देख सकते हैं। और सेक्शन वाइज भी सारा करवाया हुआ है, ज्योग्राफी करवाया हुआ है, हिस्ट्री करवाया हुआ है, पॉलिटी करवाया हुआ है। ये सब भी करते चलें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, कोई भी शिक्षक भर्ती हो चाहे फिर, क्योंकि ये सब स्टैटिक पार्ट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से भी 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं 25 से 30 क्वेश्चन, पॉलिटी से होते हैं कम से कम 15-17 क्वेश्चन। तो ये सब मिलाकर के, और ये सब जो फुल लेंथ करवाते चल रहा हूँ यूपी का और बिहार का, ये भी काफ़ी उपयोगी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसपास से पूछे जाते हैं। और कम से कम अगर 15-16 साल का पेपर आपने कर लिया है तो एक बेसिक पूरा आइडिया मिल जाता है, और उससे आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी आपकी बेहतर होती चलेगी और क्वेश्चन रिपीट भी होता है काफ़ी। ठीक है, और आप करेंगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।